का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू एसी की क्या होती है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अच्छे से आप लोग को अटेंशन पे करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये होगा कि हम लोग एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू किसी भी एसी के करंट का या ईएमएफ का क्यों निकालना चाहते हैं। इसका जवाब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ के रखा हुआ था कि जब भी आप एक एसी का ग्राफ स्टडी करते हैं इस तरह से, इस एसी के ग्राफ में ये हो सकता है कि आपके ईएमएफ का ग्राफ हो या आपके करंट का ग्राफ हो, किसी का भी ग्राफ ये हो सकता है। ठीक है, तो इस एसी के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं और हम यहां से लेके यहां तक इस चीज को वन साइकिल के नाम से जानते हैं। इस चीज को वन साइकिल बोलते हैं या इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। यहां से यहां तक जितना उसने टाइम लिया जाने के लिए उसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं या वन साइकिल भी बोलते हैं। अगर आप आधे में बात करेंगे, सिर्फ एक पॉजिटिव लेंगे या सिर्फ एक नेगेटिव लेंगे, तो आप इसको हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बदल रही हैं, कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम है, फिर वापस जीरो है, फिर नेगेटिव है, फिर वापस जीरो है, तो अगर आपकी वैल्यूज बार बार बदल रही है तो आप ओवर वन साइकिल कोशिश करेंगे एवरेज वैल्यू निकालने की। ठीक है, सो हमें यह पता चला कि हमारी वैल्यूज इज वेरी विथ टाइम। हमारी वैल्यूज जो है वो टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, वेरी हो रही है। इसलिए हम इन सारी वेरिंग वैल्यूज का एवरेज निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल। तो सबसे पहली बात सब लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि हम लोग क्यों एवरेज वैल्यू निकालने के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब क्या, ये पूरा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव। अब सवाल क्या उठता है कि अगर आप एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इन सारी बदलती हुई वैल्यूज को और इन सारी बदलती हुई वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा उन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। ऐसे एवरेज निकालते हैं। कभी बचपन में अगर आपने एवरेज निकाला होगा तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यूज, हम निकालेंगे टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज बराबर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब जितने ईएमएफ्स या करंट्स यहाँ पे होंगे, जीरो से लेके फिर हो सकता है मैक्सिमम तक जितने आएंगे, फिर जितने भी आएंगे प्लस में हो या माइनस में हो, सबको पहले ऐड करो और डिवाइड करो नंबर ऑफ द वैल्यूज के साथ, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे होंगी, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन हियर इज दैट कि अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें जो कुछ वैल्यूज आएंगी वो आपको पॉजिटिव पार्ट की आएंगी। ये जो मैंने अभी यहाँ पे शेड किया है, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, ये वैल्यूज आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। और कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी जो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये जो हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं ये आपकी कैसी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, और एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वैसी ही सिमिलर आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाता हूं। अगर ये वैल्यू ई नॉट मानते थे आप लोग, तो सिमिलरली ये जो वैल्यू आप मानोगे यहाँ पे, ये कौन सी वैल्यू आप मानोगे, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट। सो अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर आपका एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल कितना आना है, जीरो आना है। कैसे जीरो आना है, पॉजिटिव वैल्यूज जो भी आप ऐड करोगे वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज को नेगेटिव वैल्यूज कैंसिल आउट कर देंगी। इसका मतलब आपका टोटल आउटकम कितना आना है, ओवर वन साइकिल जीरो आना है। तो अभी हमको बात क्या समझ में आई कि एवरेज वैल्यू
एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल इज ऑलवेज 0, और एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है ना, आपको इसको ऐसे नहीं समझना है कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए सिग्निफिकेंट चीज है, नहीं, बस एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल की वैल्यू 0 होती है, और हमारे लिए ये चीज हमारे रेगुलर कैलकुलेशंस में कभी इस्तेमाल नहीं की जाती। बट सवाल ये उठता है कि अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हम सामने वाले को क्या बताते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये बताते हो कि मैंने एक सिस्टम के अंदर 12 वोल्ट का एसी लगाया, तो आप जब किसी को ये बता रहे हो कि मैंने 12 वोल्ट का एसी लगाया है, तो मैं उसको क्या बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो अभी अभी ये पता चला कि मेरे एसी की वैल्यू तो हर बार बदलती जा रही है। तो जब मैं किसी को ये बता रहा हूं कि 12 वोल्ट का एसी मेरे सिस्टम में लगा है, तो वो क्या लगा है, एवरेज वैल्यू की पीक वैल्यू, मैं क्या बता रहा हूं। एग्जाम्पल मैं लिख के बताता हूं आपको, प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 12 वोल्ट AC is connected in the circuit, ठीक है, ये हमने कहीं पे लिखा हुआ। तो सवाल ये उठता है, ये 12 वोल्ट्स बेसिकली क्या है, क्या ये 12 वोल्ट्स आपकी एवरेज वैल्यू है, क्या ये 12 वोल्ट्स आपकी पीक वैल्यू है, कोई ना कोई एक वैल्यू तो होगी ना। अगर मैं ओवर वन साइकिल भी कंसिडर करता हूं तो वैल्यूज तो बार बार बदल रही है, तो आपने कैसे बता दिया 12 वोल्ट से, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू बता रहे हो, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू या तो एवरेज निकाल के बताई जा सकती है, या फिर आप पीक वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि पीक वैल्यू हो सकती है, सबसे ज्यादा पीक वैल्यू आपने बता दी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, 5 लोग आप एक्सपेरिमेंट करते हो, 5 अलग अलग वैल्यूज आती हैं, पर टीचर के पास जाके आप क्या करते हो, एवरेज सबमिट करते हो। टीचर को क्या बोलते हो, हमने 5 लोगों ने अलग अलग हमने 5 लोगों ने एक ही एक्सपेरिमेंट किया पर हमको अलग अलग वैल्यूज आई, इसलिए हम लोग एक एवरेज वैल्यू आपको सबमिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज है। सो व्हाट इज दिस 12 वोल्ट्स, याद रखिए अभी अभी हमें पता चला कि ये 12 वोल्ट्स तो एवरेज वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल तो हरदम 0 आती है। इसका मतलब पक्का ये 12 वोल्ट्स जो आप एक एसी को बता रहे हो ये एवरेज वैल्यू तो नहीं है। क्या ये पीक वैल्यू है, नहीं, हम पीक वैल्यूज में भी बात नहीं करते। हम बात कैसे करते हैं, हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हम लोग बात करते हैं। तो जब भी आपको कोई बंदा कोई वैल्यू बताता है, आपको हरदम याद रखनी है कि वो वैल्यू एक्चुअल में वो आपको आरएमएस बता रहा है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट आपको जो वैल्यू दी जाती है एसी की रेगुलर लाइफ में, वो आरएमएस वैल्यू होती है एसी की। इसके बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं पता, थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चलेगा। बस आपको अभी ये पता चला कि अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मेरे घर पे इतना एसी आता है, इसका मतलब वो तुम्हें एक आरएमएस वैल्यू बता रहा है, एवरेज वैल्यू नहीं बता रहा, पीक वैल्यू नहीं बता रहा, आरएमएस वैल्यू बता रहा है। नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट अराइजेस इज दैट कि अगर हम एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल नहीं निकाल सकते, तो क्या हम एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर मैं एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल निकालूंगा तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा ना। तो अब हमने एक नया तरीका ढूंढा। हमने क्या ढूंढा, अगर कभी हमको एवरेज वैल्यू के बारे में बात करनी भी पड़ी, वैसे हम वो करते नहीं है, हम आरएमएस में ही बात करते हैं, पर सपोज करो एवरेज वैल्यू के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो हम एवरेज वैल्यू वन साइकिल के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। हम अगर कोई हमसे पूछेगा भी कि मेरी एवरेज वैल्यू कितनी है, तो मैं उसको एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल बताऊंगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल हैज सिग्निफिकेंस, ठीक है। एंड एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल इज 0 एंड उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। एवरेज वैल्यू आपको कभी ना कभी निकालने के लिए बोल देगा किसी क्वेश्चन में, तो वो याद रखिए। आप एवरेज वैल्यू अगर फुल साइकिल पूछा तो 0 बता देना, हाफ साइकिल बोला तो अभी मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कि कैसे एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल निकालते हैं। इस पर्टिकुलर पेज में
मैंने आपको दो चीज सिखाई है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज, कभी भी कोई बंदा आपको कोई एसी की वैल्यू बताए तो हरदम याद रखना वो एसी की वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती है, जो आपको फिलहाल नहीं पता कि वो क्या होता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आई कि एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल कभी नहीं निकालते, क्योंकि वो जीरो आता है। तो फिर कैसे निकालते हैं? आप एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल निकालते हो, ठीक है। ये दो चीज आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम समझने जाएंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। लिखने के तरीके में आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल ईएमएफ की निकालना चाहते हैं, या आप एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल करंट की निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो आप लिखेंगे ई एवरेज अगर आप ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, और आप लिखेंगे आई एवरेज अगर आप करंट की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये जो डेरिवेशन मैं दिखाऊंगा, ये डेरिवेशन में विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ दिखाऊंगा, एंड सिमिलर हम लोग आउटकम करंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें याद आनी चाहिए वो ये है कि कल के लेक्चर में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि एक ईएमएफ की कौन सी वैल्यू आपके पास है, अभी फिलहाल कौन सी वैल्यू ईएमएफ की आपके पास होती है। वो होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर आपको याद आएगा तो, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच यू नो, एंड आपको मुझे बताना है, बताओ ये ईएमएफ की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो इस इक्वेशन में ये आप क्या निकाल रहे हो, बताओ सब लोग। वेरी गुड, यस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन ईएमएफ, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ओमेगा टी की वैल्यू पे, ओमेगा टी क्या होगा, यू कैन राइट इट एज थीटा आल्सो, यस। कभी बचपन में आपने अगर रोटेशनल मोशन या ऑसिलेशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ओमेगा इंटू टी इज थीटा। और अगर आप कल को ग्राफ देख रहे थे, जैसे अगर आपने कल को कोई ग्राफ देखा होगा, है ना, तो उस ग्राफ में हर जगह पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था पाई बाई टू, यहाँ पे लिखा हुआ था 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे था ओमेगा टी, एंड समझो ये है आपका ई। तो मैंने आपको कल कैसे समझाया था, पाई बाई 2 पे आपको पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, 3 पाई बाई 2 पे आपको नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो पाई बाई 2 क्या है, एक एंगल है, और ओमेगा 2 भी थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए ओमेगा टी को अपन थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई थीटा पुटअप करते हो, दैट इज ओमेगा टी पुटअप करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर एंगल पे आपको ईएमएफ की वैल्यू मिलती है, ठीक है। आप इसको टाइम के हिसाब से भी बात कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ईएमएफ की वैल्यू मिलती है, ठीक है। दोनों बोलने का तरीका बिल्कुल सही है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, यहाँ से टी की वैल्यू आप थीटा बाय ओमेगा करके भी निकाल सकते हो। तो पाई बाय 2 कितने टाइम पे आ रहा है, मतलब पाई बाय 2 का टाइम क्या है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या? नहीं, आप क्या निकालना चाहते हैं? आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या आप एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल निकालना चाहते हैं? नहीं, आप एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल निकालना चाहते हैं। तो आपके लिए हाफ साइकिल क्या है? आपके लिए हाफ साइकिल है यहां से यहां तक, दिस इज अ हाफ cycle for you. So what is a half cycle for you? It will start from 0 and will end at pi. And this is full cycle that ends at 2 pi. And you know that I can't integrate from 0 to 2 pi. If I integrate from 0 to 2 pi, then this positive part will get cancelled out with negative part and I'll get an average value as 0. इसलिए मैं हाफ लाइफ के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हाफ लाइफ के ऊपर, हाफ लाइफ नहीं, हाफ साइकिल के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ई एवरेज मुझे निकालना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को, मैं इसको लिखूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के जगह पे मैं लिख लेता हूं थीटा, क्योंकि हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं डी थीटा। ये आपने लिखा आपके ईएमएफ की इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस सारी वैल्यूज, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू देता है आपको, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ईएमएफ की वैल्यू देता है। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके पाई तक, तो ये आपको 0 से लेके पाई तक के सारे वैल्यूज का एडिशन दे देगा। समझते हो आप? कभी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो मेल मिलाप है या वो किस तरह से काम करता है, जरा समझो, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को
इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट टू गेट द कंप्लीट वैल्यू, टू गेट द कंप्लीट वैल्यू। एक एग्जांपल मैं आप लोग के सामने रखता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी चीजें ठीक से ना समझ में आती हो, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, क्योंकि रट्टाफाई तो करना नहीं है, आपको समझना है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड में ये छोटी सी जो जगह है, दिस इज कॉल्ड एज डीएल, ठीक है। एंड इस रॉड का जो टोटल लेंथ है वो है एल। तो अगर आप इस रॉड का टोटल लेंथ निकालना चाहते हो यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आप कैसे निकालोगे? आप करोगे इंटीग्रेशन डीएल का, पर इंटीग्रेशन डीएल कहां से कहां करोगे? रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0 एंड रॉड का एंडिंग पॉइंट विल बी एल, राइट। तो आपने लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आपने यहाँ पे पुट किया। अब आप इस चीज को इंटीग्रेट करो, तो आप डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, आपको एल मिलेगा, ठीक है। और आप जा रहे हो फ्रॉम 0 टू एल, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एल माइनस 0 एल, दैट इज द फाइनल आंसर। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास एक छोटी सी वैल्यू है तो हम उसको ओवर द लिमिट इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी कि नहीं थी? कल लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम वेयर टू वेयर, यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई, दैट इज द हाफ साइकिल। So this instantaneous value integrated from 0 to pi will give you all the addition of the values which are between 0 to pi. This should whole divided by, this is what? Total of all the values from 0 to pi या in half cycle. एवरेज निकाल रहे, इसे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी? जितने थीटा होंगे उतनी वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम अगेन 0 टू पाई। आपका फॉर्मूला तैयार है, याद रखिए। आप निकाल रहे हैं एवरेज, एवरेज होता है सारे वैल्यूज का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये आ गई सारी वैल्यूज और डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी? जितने 0 टू पाई के बीच में थीटा होंगे उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। तो एक्चुअली नंबर ऑफ वैल्यूज पाई है, 0 टू पाई में पाई वैल्यूज है, मतलब 180 वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते कितने 180 डिग्रीज तक के वैल्यूज है। टोटल 0 टू 180 के बीच में कितनी वैल्यूज हुए? 180 वैल्यूज ही हुए। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको आने कितना वाला है? 0 टू पाई ई नॉट साइन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय पाई आने वाला है, बिकॉज टोटल पाई वैल्यूज है इन दोनों के बीच में। अब खाली इसको हमें इंटीग्रेट करना है और हमें फाइनल वैल्यूज निकालनी है। तो आप किस तरह से निकालोगे? आपको मिलेगा ई एवरेज, ई नॉट तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन करना है आपने 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा का, बराबर हो गया। तो 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को आपको पुट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो ये आएगा ई नॉट होल डिवाइडेड बाय पाई, मैं यहां लिखना भूल गया। ई नॉट आपने करना है, एक ब्रैकेट डालना है, माइनस कॉस थीटा इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इट शुड गो फ्रॉम 0 टू पाई एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपके पास आएगा क्या? पाई, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब क्या करना है आपने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। तो आपने आएगा एवरेज वैल्यू ई नॉट, एक ब्रैकेट डाल दिया आपने, पहले पाई सब्स्टिट्यूट करो, तो कॉस माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। अपर लिमिट पाई माइनस देन अगेन द लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कॉस 0 कितना होता है? 1, तो यहां पे आएगा -1, ठीक है। -1 एंड यहां पे माइनस है पहले से, तो ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा 1, ठीक है। तो जरा मैं यहां पे इतनी स्पेस में लिखने की कोशिश करता हूं, इक्वल टू साइन मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। माइनस कॉस पाई, कॉस 180 इज -1, तो क्या होगा पता है क्या? ये पहले से बाहर माइनस है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके 1 हो गया, तो ये हो गया 1। पहली चीज, यहां पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये -1 और ये माइनस मिलके भी 1 हो गया, तो ऊपर हो गया +1, नीचे आएगा पाई और बाहर की साइड ई नॉट, ये ई नॉट यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कितना बच रहा है अपने पास? 2 पाई, मतलब ई नॉट बाय 2 ई नॉट बाय पाई बच रहा है अपने पास, ठीक है। सो 2 पाई इंटू ई नॉट अपने पास बच रहा है, ठीक है।
एंड हाउ मच 2 by pi gives you? 2 by pi मतलब 2 upon 3.14, that will be 0.637 into E नॉट। तो हाजिर है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है हमारा एवरेज का फॉर्मूला? 0.637 into the peak value will give you the average value over a half cycle। ठीक है, जिन लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता, नॉन मैथ्स वाले हैं, उनके लिए भी आराम आराम से स्टेप्स दे दिए गए हैं। ठीक है, कोशिश करिए छोटी मोटी चीजें समझने के लिए, जैसे कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ता है। फिर कॉस पाई मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, छोटी मोटी चीजें। ई नॉट एक कांस्टेंट है, क्योंकि पीक वैल्यू हरदम कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए उसको बाहर निकाल लिया जाता है इंटीग्रेशन से। ऐसा सब चीजें करके आपको फाइनल आपका एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल मिल गया। अब ये एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल आपको किसका मिला है? किसकी एवरेज वैल्यू निकाली आपने? ईएमएफ की निकाली। सेम डेरिवेशन करके किसकी निकाल सकते हो? करंट की। आएगी तो सेम ही वैल्यू। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। तो हम लोग ईएमएफ के लिए कैसे लिखेंगे? ईएमएफ की एवरेज वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.637 टाइम्स ई नॉट, ये आपके ईएमएफ की एवरेज वैल्यू आई। और करंट की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 0.637 आई नॉट। याद रखना है, ये जो भी एवरेज वैल्यूज आप लिख रहे हो, ये पूरा वन साइकिल के लिए नहीं है। दीज आर द एवरेज वैल्यूज ओवर अ हाफ साइकिल। कोई पूछेगा भाई हाफ साइकिल के लिए क्यों निकाला, तो अपना पूरा पिछला नॉलेज उसको दे देने का कि फुल आप अगर साइकिल के लिए निकालोगे तो फिर पछताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ द कम्स द थ्योरी कि अब हम आरएमएस के बारे में क्यों बात करते हैं। अब कैसा हो गया पता है क्या? हमें एक बात तो समझ में आ गई कि यार अगर कोई हमें एक एसी की वैल्यू पूछता है तो एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल तो बता नहीं सकते, है कि नहीं? तो करेंगे तो क्या करेंगे? लफड़ा है। फिर आप लोग के दिमाग में एक सीन आएगा कि सर एक काम करते हैं ना, ये एवरेज को अपन 2 बार ऐड करते हैं ना, है ना, ये एवरेज ओवर हाफ साइकिल निकाला ना आपने, इसको और एक बार ऐड कर दो नेगेटिव में हटा के। पर ऐसा नहीं होता ना, कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, जरा बिल्कुल ध्यान से सोचो। टॉपिक का पहले नाम लिख लेता हूं, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये अपने टॉपिक का नाम, जिसको हम लोग आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी ये है कि आप तो ऐसा बोल रहे हो कि सर आपने ये हाफ साइकिल का निकाला कि नहीं एवरेज, इसको और एक बार ऐड कर दो ना नेगेटिव वालों के साथ। माइनस साइन मत कंसिडर करो। आपने हाफ साइकिल निकाला है ना, उसको एक बार नेगेटिव वालों के साथ नेगेटिव को पॉजिटिव मान के ऐड कर दो ना, आपको मिल जाएगा वो एवरेज साइकिल ओवर वन साइकिल। काम खत्म हो जाएगा अपना। आपने को ये रूट मीन स्क्वायर नाम का नया टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो? पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो ना जो जाके हर जगह पे ईएमएफ और करंट का वैल्यू नापेगा। वो इंसान का नाम है वोल्ट मीटर। सुना है कभी जिंदगी में इसका नाम? जो नापता है वोल्टेज। और एक बंदा है जिसका नाम है क्या? एम मीटर। आई होप इसका भी नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये भाई नापते हैं वोल्टेज और ये भाई नापते हैं करंट। सबसे पहली बात आपको जो समझनी है, कल जब मैंने आपको डीसी के ग्राफ दिखाए तो आपने डीसी के ग्राफ देखे, तो क्या आपने नोटिस किया कि एक डीसी का सबसे पहला ग्राफ मैंने आपको एक प्योर ग्राफ दिखाया था, है ना? मैंने आपको क्या बोला था? वो रेयर है, वैसा नहीं मिलता। आपको कौन सा ग्राफ मिलता है? ऐसा फ्लक्चुएटिंग ग्राफ मिलता है। मतलब डीसी की वैल्यूज रहती पॉजिटिव है, पर उसकी वैल्यूज भी बदलती रहती है। पर अगर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया डीसी के अक्रॉस, ठीक है ना, और आपने जानने का कोशिश किया कि ये डीसी का वैल्यू कितना है, तो वो आपको एक फिक्स वैल्यू देगा। समझ लो आपने एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया आपने वोल्ट मीटर, और आपको पता चला कि ये बैटरी 5 वोल्ट की है, दे रहा ना, फिक्स वैल्यू दे रहा ना। पर आपको तो कल पता चला था कि डीसी का भी फिक्स वैल्यू नहीं होता, डीसी का भी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग होता है। तो जब वोल्ट मीटर ने तुम्हें उस डीसी सोर्स का वैल्यू दिखाया, तो उसने तुम्हें क्या दिखाया? उसने तुम्हें दिखाया एवरेज वैल्यू। पर कैसा है? डीसी में एवरेज वैल्यू नापना बहुत ही इजी है, क्योंकि डीसी में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव है।
तो अगर आप ओवर अ साइकिल भी डीसी नापने जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिलके तुम्हें आंसर तो पॉजिटिव ही देंगे ना डीसी के अंदर। बराबर है कि नहीं? कल का डीसी का ग्राफ कैसा देखा था तुमने? सपोज करो ये तुमने डीसी का ग्राफ देखा था, बराबर है कि नहीं? दिस इज ईएमएफ, दिस लेट अस टेक इट एज टाइम, बराबर है कि नहीं? एक साइकिल पकड़ लो यहां से लेके यहां तक की, ये दो डॉट के बीच में एक साइकिल है, सारी वैल्यूज बदल रही है, हाँ, पर क्या सारी वैल्यूज पॉजिटिव है? हाँ। अगर तुम ये सारी वैल्यूज को ऐड करोगे भी, यहां की सारी वैल्यूज एडेड विद यहां की सारी वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, यू आर गेटिंग द एवरेज वैल्यू। तो डीसी में एवरेज वैल्यू निकालना सही है। और वोल्ट मीटर और एमीटर जब तुम्हें कोई वैल्यूज बताते हैं तो वो तुम्हें एवरेज वैल्यू ही बताते हैं। बट जब हमने यही वोल्ट मीटर और यही एमीटर को बोला कि अब तुम एसी नाप के बताओ, तो वो तुम्हें कौन सा वैल्यू दिखाए? वो तुम्हें जीरो वैल्यू दिखाए। और ये क्या तुम्हें गलत वैल्यू दिखाए? नहीं, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर वन साइकिल इज जीरो ओनली। तो तुम तो जिंदगी भर ये लेके तो घूमोगे नहीं ना, तुम तो डिवाइस लेके घूमोगे ना। तुम एक हाथ में एमीटर लेके वोल्ट मीटर लेके घूमोगे, लगा दिया दो कॉर्ड में एक एक चीज, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइस बताने वाला। फिर तुम जाओगे एसी ना, आपने वोल्ट मीटर लगाया तुम्हें धड़ाक से ऐसा, फिर तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हें पता चलेगा अबे ये तो जीरो दिखा रहा। तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना था, तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना था जो फॉर्मूला ओवर अ एवरेज अच्छी वैल्यू देता हो, सही वैल्यू देता हो, और इन सब झंझट में भी ना पड़ना पड़े। तो इसलिए निकाला गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तुम्हें एसी की एक पर्टिकुलर साइकिल पे, यानी कि एक पर्टिकुलर साइकिल मतलब कहां से लेके कहां तक, ये एसी का वन पर्टिकुलर साइकिल है, यहां से लेके यहां तक, 0 to 2π, 0 to 2π के बीच की वैल्यूज बताता है। ठीक है, वैल्यूज नहीं, वैल्यू बताता है। दैट इज अ एवरेज वैल्यू ओनली, दैट इज एन एवरेज वैल्यू ओनली, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में बदल रही है। पर अगर तुम एवरेज वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जाओगे तो आंसर जीरो आता है। पर अगर तुम आरएमएस की मदद से कैलकुलेट करोगे तो आंसर जीरो नहीं आता, क्योंकि आरएमएस इन सारी वैल्यूज का एवरेज स्टैंडर्ड मेथड से नहीं निकालता। स्टैंडर्ड मेथड क्या? ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वैसे मेथड से नहीं निकालता। आरएमएस कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आरएमएस इज काइंड ऑफ एन एवरेज वैल्यू? यस, इट इज एन काइंड ऑफ एवरेज वैल्यू, बट इट डजंट यूज द स्टैंडर्ड एवरेज फॉर्मूला which we were using and we got the zero answer। बात सब लोग दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम आरएमएस के पीछे इतने पागल क्यों हैं, और हम दुनिया को आरएमएस वैल्यू क्यों बताते हैं। क्योंकि आरएमएस तुम्हें 0 to 2π की सारी वैल्यूज का एवरेज बताता है, और जीरो भी नहीं बताता है, सही बताता है। तो आरएमएस में हम ऐसा क्या यूज करते हैं वो जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, आरएमएस में हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं वो है हीट। अब आप बोलोगे सर कैसे, हीट का इस्तेमाल कैसे कर दिया आपने, है ना? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लेना है एक रजिस्टर, उस रजिस्टर का नाम है आर, उसके साथ आपने कनेक्ट करना है एक एसी। कर दिया कनेक्ट इस रजिस्टर के साथ आपने एसी, सिंबल एसी का देख लिया, सांप के जैसा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, करो इस एसी को चालू। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, बेसिक समझा रहा हूं कि किस तरह से आरएमएस वैल्यू का और हीट का लेना देना है, इनका मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझना। अभी तक से चीजें बिल्कुल क्लियर है कि डीसी का वोल्ट मीटर और डीसी का एमीटर एवरेज वैल्यू नापता है। ठीक है, तो अगर आपने इसी बंदे को उठा के यूज करना चाहा एसी नापने के लिए, तो ये भाई तो तुम्हें जीरो वैल्यू दिखाएंगे, बोलेंगे भाई हम तो सही वैल्यू दिखा रहे हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आया कि हम किस तरह से एसी की ओवर अ फुल साइकिल वैल्यू निकाले। तो उसके लिए हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक नाम दिया जो हीट का इस्तेमाल करता है ओवर वन साइकिल एसी की वैल्यू बताने के लिए। पर क्या टेक्निक है, कैसे कैसे जाना है, डेरिवेशन करेंगे, बट फिलहाल बेसिक पहले समझ के लो। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, एक रजिस्टर लिया जा रहा है जिसकी वैल्यू आपको पता है, उस रजिस्टर के साथ आपने कनेक्ट किया एक एसी। बहुत बढ़िया, कनेक्ट कर दिया एसी। आप क्या करोगे, अब क्या करना है, आपने इस एसी को कर देने का है चालू। अगर आपने इस एसी को कर दिया चालू तो समझ कीजिए कि आपने इस एसी को
रन किया फॉर 10 मिनट्स ऑफ टाइम, टी इज 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए आपने इसको एसी को रन किया, ठीक है। अब जब 10 मिनट को आपने इस एसी को रन किया तो इस रजिस्टर ने पक्का कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस की होगी, है ना। यही तो फंडामेंटल है, रजिस्टर जब किसी भी करंट को ब्लॉक करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो 10 मिनट में सिस्टम में कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस हुई है। तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, हीट प्रोड्यूस हुई होगी आर आई स्क्वायर आर टी। बचपन में कभी आपने ये फॉर्मूला ध्यान से सुना होगा, हीट का फॉर्मूला है ना, हीट जनरेटेड इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी, ये आपने फॉर्मूला ध्यान से सुना होगा। तो तुमको पता है कि इस पर्टिकुलर एसी में, इस पर्टिकुलर एसी ने इस रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस की। अब तुमने इस फॉर्मूला से मेजर नहीं किया, यू हैवंट यूज्ड दिस फॉर्मूला टू मेजर द हीट, यू माइट हैव यूज्ड एनी अदर इक्विपमेंट टू मेजर कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। बट मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूं यहाँ पे कि इस फॉर्मूले की मदद से आप हीट मेजर करते थे। इस फॉर्मूले का यूज हम बाकी डेरिवेशन में करेंगे, बट अभी तुमने ये फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर तुम अभी ये फॉर्मूले का यूज कर रहे हो इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हें करंट की वैल्यू पता है। अभी तो करंट की वैल्यू पता है तो क्यों क्यों फिर ये सब कर रहे हो। तुम्हें करंट की वैल्यू नहीं पता है, तुम्हें पता ही नहीं ये एसी कितना करंट देता है, तुम्हें पता ही नहीं एसी का वोल्टेज कितना है, कुछ नहीं पता तुम लोग को। सिर्फ तुम्हें इतना पता है कि मैंने एक अननोन एसी लाके रखा और उसको मैंने इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, 10 मिनट के लिए एसी चलाया, बाद में बंद कर दिया, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस हुआ मैंने वो मेजर कर लिया बाय एनी सॉर्ट ऑफ कैलोरीमेट्री, कुछ भी लगाया मैंने, कैलोरी मीटर लगाया, कुछ भी लगाया और मैंने हीट मेजर कर लिया। अब वो जो हीट है मैंने उसको मान दिया x जूल्स। तो क्या है स्टेटमेंट, दिस अननोन एसी व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस दिस आर रजिस्टर प्रोड्यूस्ड x joules of heat in 10 minutes. What a statement, what a statement. Now what you do is that इसी टाइप का एक सेम रजिस्टर, सेम वैल्यू का रजिस्टर आपने उठाना है, ठीक है, और आपने उसको कनेक्ट करना है अब एक डीसी के साथ। यही मत उठा के लगा देना, अभी ये गर्म है। सेम वैल्यू का रजिस्टर कितना भी हो सकता है, आपने जितना भी वैल्यू का रजिस्टर यहां यूज किया हो सेम वैल्यू का रजिस्टर आप यहां पे भी यूज करें, ठीक है, सेम वैल्यू का यूज करें। अब क्या, अब ये डीसी आपने इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, अब आपने इस डीसी को ऑन करना है। और मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या है स्टेटमेंट, जो डीसी 10 मिनट में x जूल्स ऑफ हीट, जूल्स नहीं बोलते, x जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, वो डीसी का वैल्यू विल बी दिस एसी का वैल्यू। बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट मैंने लिखा है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आधे लोग का दिमाग बंद पड़ जाता है। ध्यान से समझना, इस एसी ने, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, इस बंदे ने 10 मिनट में x जूल्स का हीट प्रोड्यूस किया था। पर तुम जो भी डीसी यहां कनेक्ट करोगे उसका वैल्यू तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुम इस वोल्ट मीटर की मदद से डीसी मेजर कर सकते हो ना, है ना। तो तुम्हें वो डीसी ढूंढ के निकालना है जो डीसी 10 मिनट में उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना इस एसी ने प्रोड्यूस किया। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने यहां पे लगा दिया 10 वोल्ट का डीसी, फिर तुमने वेट किया 10 मिनट्स, ठीक है, और तुम्हें पता चला कि 10 मिनट के बाद प्रोड्यूस हो गया x जूल्स, ये x जूल्स प्रोड्यूस हो गया। फिर तुमने क्या बोला, इस एसी का वैल्यू भी 10 वोल्ट है। तो क्या लिखा मैंने, जो डीसी 10 मिनट में x जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, वो डीसी का वैल्यू ये एसी का वैल्यू होगा। माइंड यू, आई हैव जस्ट टेकन 10 मिनट्स एंड x जूल्स एज एग्जांपल, डोंट टेक इट एज अ कॉन्क्रीट कि नहीं 10 मिनट ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप 2 मिनट करो, 50 मिनट करो, नहीं तो पूरे दिन बैठो, इट्स नॉट द थिंग। फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहां पे ले रहे हो और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एसी ने इतना जूल्स प्रोड्यूस किया, इतना जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस किया, एनर्जी प्रोड्यूस की। वैसा सेम टाइम में उतना ही जूल्स ऑफ हीट जो डीसी प्रोड्यूस करेगा वो एसी हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है, कि किस तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू काम करता है।
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए आपको इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग हाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज कैलकुलेटेड। आरएमएस वैल्यू के बहुत सारे नाम्स हैं, ठीक है, जैसे कि इसको, हाँ, सबसे पहले तो आप इसको आरएमएस वैल्यू के नाम से भी जान सकते हैं, और इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है। तो कभी अगर जिंदगी में ये भी सुन लिया हो तो टेंशन में मत आ जाना। और इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब नाम है आपके आरएमएस वैल्यू के। अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम करना चाहते हैं एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट अ रिलेशन बिटवीन कौन, बिटवीन द पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। हम पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं। अगर आप पिछला फॉर्मूला देखेंगे एवरेज वाले का, तो एवरेज वाले का फॉर्मूला भी पीक के ऊपर ही 0.637 इंटू ई नॉट, 0.67 इंटू आई नॉट। मतलब 0.67 को अगर आप पीक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे ईएमएफ की या करंट की, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। सिमिलरली हम आरएमएस की वैल्यू भी निकालना चाहिए, ताकि हम ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकें कि अगर हमको न्यूमेरिकल में पीक वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम उससे कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके हम सीधा आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। सो आरएमएस वैल्यू चलिए हम लोग करते हैं अब डेरिवेशन करंट के लिए, क्योंकि इसके पहले हमने एवरेज का डेरिवेशन किया था ईएमएफ के लिए। सिमिलर डेरिवेशन वाज फॉर करंट, तो अभी करते हैं आरएमएस के लिए, करंट के लिए सिमिलर डेरिवेशन विल बी फॉर ईएमएफ। किस तरह से लिखेंगे आप आरएमएस का वैल्यू, ठीक है। आरएमएस का वैल्यू में आप यहां पे स्क्वायर पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने लिखनी है। यहां पे कितनी है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखते हैं, आई नॉट साइन थीटा, राइट। बट हम इसको करेंगे आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर चल रहा है तो यहां पे भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम 0 to 2 pi होल डिवाइडेड बाय 2 pi। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी, इसलिए आपने अच्छी तरह से बात को समझना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू माइट फील ऑकवर्ड कि सर स्क्वायर क्यों कर रहे हो, बात को समझो। अगर आप ये स्क्वायर के फॉर्म में डेरिवेशन नहीं करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बिना स्क्वायर के एवरेज जैसा ही दिखेगा। बस 0 to 2 pi करोगे तो आपका फाइनल आंसर तो 0 आएगा ना। स्क्वायर करने से आपका फायदा क्या हो रहा है, स्क्वायर करने से जो आपके नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सपोज करो अगर आपने यहां पे स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ठीक है, तो फिर 0 to 2 पाई की लिमिट अगर आप पुट करने जाओगे तो 0 to 2 पाई अगर आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डेरिवेशन आपको आंसर 0 दे देगा। तो इसलिए आप कर रहे हो स्क्वायर, ताकि जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो भी एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो भी एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, पॉजिटिव वैल्यूज में। तो इसलिए ये स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आपने इस पूरे चीज को आपने सॉल्व करना है। किस तरह से आप इस पूरे चीज को सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे आई स्क्वायर आरएमएस। पहले तो कुछ चीजों को बाहर निकाल लो, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 पाई आपका बाहर आ जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का हमने करना है क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जाएगा इस तरह से, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 पाई, ये होगा 0 to 2 पाई, एंड हम इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ये होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, एंड बाहर चलेगा आपका डी थीटा, राइट। नाउ यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग। अगर आप इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो आई स्क्वायर आरएमएस का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आएगा कितना, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, इस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आपका फाइनल आंसर आएगा। अब आप इंटरेस्टेड है सिर्फ आरएमएस वैल्यू में, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाय √2, स्क्वायर उस साइड चले गया। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं आरएमएस वैल्यू में तो 1/√2 कितना होता है, 0.707 टाइम्स आपका आई नॉट,
आ गया आपका आरएमएस वैल्यू का रिलेशनशिप पीक वैल्यू के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहते हैं ईएमएफ के बारे में तो वो हो जाएगा इस तरह से, या आप ईएमएफ के बारे में लिख सकते हैं इस तरह से, ई नॉट बाय रूट टू। दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। सो ये और ये एक ही चीज है और ये एक ही चीज है, जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हियर वी हैव फाउंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीक वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, हीट वाला मैंने वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। और एक बात याद रखिए, आरएमएस वैल्यू आपको ओवर अ फुल साइकिल की बात करता है, इसलिए मैं लिमिट्स जब पुट कर रहा हूं तो 0 to 2 पाई पुट कर रहा हूं, ठीक है। नीचे 2 पाई कैसे आया वो भी आपको समझ में आएगा, जब मैंने एवरेज आपको पढ़ाया था तब यू अंडरस्टूड कि नीचे एक्चुअली आना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, बट द लिमिट शुड गो फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो अगर हम यहां पे नोटिस करेंगे, सो इन दिस थिंग it is integration of d theta from 0 to pi that gave you pi. So here integration of d theta from 0 to 2 pi will give you 2 pi. तो मैंने वो स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है। यहां से भी यहां तक मैंने एक स्टेप स्किप किया है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करना है या इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद ये इंटीग्रेशन 1 के साथ हो जाएगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपने कर देना है, sin 2 थीटा by 2 आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। दैट इज द थिंग व्हाट यू हैव टू डू। फाइनल आंसर आपका ये आएगा, और ये फॉर्मूलेज आपके आरएमएस ऑफ करंट का है, ये फॉर्मूला आपका आरएमएस ऑफ ईएमएफ का है, ठीक है। वन मोर थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हीट प्रोड्यूस के बारे में अभी मैंने बात की है ना। तो अगर आप फॉर्मूला बेसिस पे ये निकालना चाहते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है तो वो भी निकाल सकते हैं। चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। So what we will write is that we will write heat produced. हम लोग लिखेंगे क्या, heat produced। कब, कहां पे heat produced? Heat produced by AC over a complete cycle। अगर हम मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हीट हम कैसे लिख सकते हैं, ओवर अ कंप्लीट साइकिल मतलब 0 to 2 पाई जाने वाला, बराबर है। वी विल राइट हियर आई स्क्वायर आर एंड डी टी। दिस इज द फॉर्मूला हाउ इट विल लुक लाइक, राइट। एक चीज यहाँ पे हमें चेंज करनी चाहिए, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी टी के फॉर्मेट में और हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंगल के फॉर्मेट में, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए टाइम के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हीट टाइम के फॉर्म में है, तो लिमिट भी टाइम के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि आई और आर तो लिमिट में नहीं आएंगे, सिर्फ टाइम लिमिट में आएगा। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, ये टाइम का फॉर्मूला हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, जो लिमिट पुट करेंगे वो पुट करेंगे 0 to 2 पाई बाय ओमेगा। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं बट टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए लिमिट्स भी टाइम के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज हमने की। ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा होता है, और ओवर दिस होल थिंग थीटा इज 2 पाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ये कहां से आया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा टोटल 2 पाई है, ओमेगा टी तो 2 पाई बाय ओमेगा विल बी टी। अब खाली इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एंड वी आर गुड टू गो। सो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, ओवर अ कंप्लीट फुल साइकिल अगर आप करंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बिकम योर आरएमएस वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आपको आरएमएस का स्क्वायर मिल जाएगा, बिकॉज करंट का ओवर अ फुल कंप्लीट साइकिल अगर आप बात करेंगे तो वो आरएमएस वैल्यू बन जाती है। आर तो आप ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, dt का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t, और आप उसकी लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपका फाइनल आउटकम किस तरह से दिखाई देगा, आर आप बाहर लिख लीजिए, आई आरएमएस का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई बाय ओमेगा। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला with which you can calculate the heat
ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, लेट अस सी वन क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये आपसे ये कहता है कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, ठीक है, एक ऑल्टरनेट वोल्टेज है, उसका वैल्यू किस तरह से दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 6 साइन 314 टाइम्स टी। ये आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। मुझे देखते ही पता चल गया है कि ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, आफ्टर दैट वो कहता है कि आपको फाइंड करना है पीक वैल्यू, आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड, और आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो तकरीबन आपको 4 चीजें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। लेट अस सी हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, मैं पहले अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। कंपेयर अगर मैंने किया तो मेरा पहला पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि मेरा जो पीक वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 वोल्ट्स, ई नॉट 6, पहला डन। ठीक है, सेकेंड वो आपसे क्या कह रहा था, सेकेंड वो आपसे कह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। ठीक है, सेकेंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए मैं वापस इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करके कि मेरी जो ओमेगा की वैल्यू है दैट इज 314। अब मैं ओमेगा को कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई एफ, दैट विल कम आउट टू बी 314 ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपने सुना होगा 2 पाई एफ हम उसको लिख सकते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी, that will be 314 by 2 pi, and if you solve this आपको मिलेगा अराउंड 50 हर्ट्ज। तो आपका सेकेंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में वो आपसे निकालने के लिए कह रहा था टाइम पीरियड। तो आपने सुना रहेगा फ्रीक्वेंसी का इनवर्स करेंगे तो आपको इजीली टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी आपकी आई थी अभी अभी 50, सो आपको आंसर आना चाहिए 0.02 सेकेंड्स, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। लास्ट एंड फाइनल थिंग वो आपसे कह रहा था कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएं जब आपका टाइम हो रहा था 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स। सो 2 मिली सेकेंड्स कैन बी रिटन एज 2 into 10 to the power -3 सेकेंड्स। सो मैंने आपको पहले ही बताया इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो यही फॉर्मूला दे सकता है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, आपको आंसर मिलेगा। तो किस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, E इज इक्वल टू 6 वैसे का वैसा रखिए, इंटू करिए साइन 314 आपका पहले से ही है, इंटू करें टाइम, खाली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो टाइम कितना है आपके पास, 2 into 10 to the power -3। ठीक है, सो अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे लाइक 314 into 2 करेंगे, इंटू 10 to the power -3 करेंगे, फिर साइन का एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करके आपको आंसर आएगा 1। सो आपका फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा। तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 6। A quick numerical to understand कि कैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की चीजें चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझा रहेगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है एवरेज वैल्यू एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द आरएमएस वैल्यू आल्सो। ठीक है, फॉर्मूलेज हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए हैं। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल इस लेक्चर में we were interested in just knowing what is average value and what is RMS value, and we saw just a short numerical which is the from textbook, और जस्ट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, व्हेन विल गेट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी 1.3 ऑफ द एसी, उसमें हम फेजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड विल स्टार्ट अ जर्नी विद एसी व्हिच विल बी कनेक्टेड विद रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आल्सो। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एवरेज, आरएमएस और आगे के टॉपिक्स को लेके बनेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।